नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक और वीडियो, और ये वीडियो हो जाती है हमारी प्रेरणा से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाता है, मोटिवेशन इस भाषा का शब्द है। तो मोटिवेशन हो जाता है लैटिन भाषा का शब्द। अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में कहते हैं मोटिवेशन। किसी कार्य को करने का बोध है तो किसी कार्य को करने का बोध हो जाता है अभिप्रेरणा। अधिगम का सर्वश्रेष्ठ मार्ग अभिप्रेरणा है, तो ये हो जाता है स्किनर। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है, तो प्रतिपादक हो जाते हैं फ्रायड। शरीर क्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो प्रतिपादक हो जाते हैं मॉर्गन। योग्यता प्लस अभिप्रेरणा बराबर निष्पत्ति है, तो ये हो जाते हैं वुडवर्थ। प्रेरणा के प्रकार हैं, तो प्रेरणा के दो प्रकार हो जाते हैं, सकारात्मक प्रेरणा और नकारात्मक प्रेरणा। मूल आवर्ती सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो प्रतिपादक हो जाते हैं मैकडूगल। मूल प्रवृत्ति की संख्या है, तो मूल प्रवृत्ति की संख्या हो जाती है 14। मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है, तो ये होता है मैकडूगल। फ्रायड के अनुसार मूल परिवर्ती है, तो मूल परिवर्ती हो जाती है जीवन मूल परिवर्ती। दूसरी हो जाती है मृत्यु मूल परिवर्तन। नकारात्मक प्रेरणा को और किस नाम से जानते हैं, तो ये जानते हैं बाह्य प्रेरणा के नाम से। नकारात्मक प्रेरणा में बालक कार्य करता है, तो ये करता है बाह्य दाब के कारण। सकारात्मक प्रेरणा में बालक अपनी इच्छा से कार्य करता है तथा कार्य करने में प्राप्त करता है, तो यह प्राप्त करता है सुख और संतोष। सकारात्मक प्रेरणा को और किस नाम से जानते हैं, तो सकारात्मक प्रेरणा को जानते हैं आंतरिक प्रेरणा के नाम से। अभिप्रेरणा से उत्पन्न कारकों को क्या कहते हैं, तो उत्पन्न कारकों को कहते हैं अभिप्रेरक। अभिप्रेरक को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो अभिप्रेरक को बांटा गया है 2 वर्गों में। अभिप्रेरक के नाम हैं, तो अभिप्रेरक के नाम हो जाते हैं आंतरिक एवं बाह्य अभिप्रेरक। आंतरिक अभिप्रेरक से तात्पर्य है, तो आंतरिक अभिप्रेरक से तात्पर्य हो जाता है भूख, प्यास, आत्मरक्षण आदि का। जैविक अभिप्रेरक को कहते हैं, तो ये कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरक। जन्मजात अभिप्रेरक है, तो जन्मजात अभिप्रेरक हो जाता है भूख, प्यास, निद्रा आदि। बाह्य अभिप्रेरक का तात्पर्य है, तो अबाह्य अभिप्रेरक का तात्पर्य हो जाता है मनुष्य के सामाजिक तथा पर्यावरणीय अभिप्रेरक। बाह्य अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं, तो बाह्य अभिप्रेरक के अंतर्गत आते हैं आत्मसम्मान, डॉक्टर, इंजीनियर, सामाजिक स्तर इत्यादि। अभिप्रेरणा के कितने सिद्धांत हैं, तो अभिप्रेरणा के सिद्धांत हो जाते हैं 6। शरीर क्रिया सिद्धांत एवं मांग का सिद्धांत आता है, तो ये आता है अभिप्रेरणा के सिद्धांत के अंतर्गत। मनुष्य का प्रत्येक व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों द्वारा संचालित होता है, यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो यह आता है मूल परिवर्तित का सिद्धांत। मूल परिवर्तियां सभी मनुष्य में होती हैं, तो ये होती हैं एक समान। कुछ मूल परिवर्तियां हैं, तो ये हो जाती हैं भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, शोक, कामुकता, भूख इत्यादि। जनन ग्रंथियों का संबंध होता है, तो ये संबंध होता है यौन प्रेरणा से। कार्य आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, तो ये हो जाती है प्रेरणा।
मनोवैज्ञानिकों के अनुसार किस विधि द्वारा मूल परिवर्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? तो ये परिवर्तन लाया जा सकता है मार्ग अंतरीकरण, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करने वाला अभिप्रेरणा के कितने कारक हैं? तो ये कारक हो जाते हैं 2, मूल परिवर्तित और अचेतन मन। जीवन मूल परिवर्तित तथा मृत्यु मूल परिवर्तन क्रम से किस व्यवहार की तरफ परिवर्तित करती है? तो ये करती है संरचनात्मक एवं विध्वंसात्मक। अंतर्नोद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो इसके प्रतिपादक हो जाते हैं C.L. हल। किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं मनुष्य में कम तनाव पैदा करती हैं? तो ये करती हैं अंतर्नोद सिद्धांत। मनुष्य को विशेष प्रकार के कार्य करने के लिए कौन अभिप्रेरित करता है? तो यह अभिप्रेरित करता है अंतर्नोद। प्रोत्साहन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। प्रोत्साहन सिद्धांत के प्रतिपादक हो जाते हैं वोल्स तथा काफमैन। किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में स्थित वस्तु, स्थिति अथवा क्रिया से प्रभावित होकर कार्य करता है? तो ये करता है प्रोत्साहन सिद्धांत। पर्यावरण के सभी तत्वों को माना जाता है, पर्यावरण के सभी तत्वों को माना जाता है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन सिद्धांत के अनुसार प्रोत्साहन कितने प्रकार का होता है? तो ये होते हैं 2 प्रकार के। प्रोत्साहन सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो प्रोत्साहन सिद्धांत हो जाते हैं धनात्मक प्रोत्साहन, दूसरा हो जाता है ऋणात्मक प्रोत्साहन। मनुष्य को लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए कौन प्रोत्साहन प्रेरित करता है? तो ये करता है धनात्मक प्रोत्साहन। धनात्मक प्रोत्साहन कौन कौन से हैं? तो धनात्मक प्रोत्साहन हो जाते हैं भोजन, भूख, पानी, प्यास इत्यादि। मनुष्य को लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोकता है, तो मनुष्य को लक्ष्य की ओर बढ़ने से रोकता है ऋणात्मक प्रोत्साहन। मार्गन किस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो मार्गन हो जाते हैं शरीर क्रिया सिद्धांत। किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य में अभिप्रेरणा किस बाह्य उत्पन्न द्वारा उत्पन्न नहीं होती, बल्कि उसके शरीर के अंदर के तंतुओं में होने वाली परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है? तो यह होती है शरीर क्रिया सिद्धांत। मांग सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो मांग सिद्धांत के प्रतिपादक हो जाते हैं अब्राहम मैस्लो मांग का सिद्धांत। किस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का व्यवहार उसकी आवश्यकताओं से प्रेरित करता है? तो यह करता है मांग का सिद्धांत। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार मनुष्य जब तक एक स्तर की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर लेता, दूसरे स्तर को आवश्यकता की पूर्ति की ओर नहीं बढ़ता है? ये नहीं बढ़ता है अब्राहम मैस्लो। मैस्लो के मांग का सिद्धांत कितने क्रम में स्पष्ट होता है? तो यह होता है 5 क्रम में। अभिप्रेरणा के 4 तत्व कौन से हैं? तो अभिप्रेरणा के 4 तत्व हो जाते हैं आवश्यकता, अंतर्नोद चालक, तीसरा हो जाता है प्रोत्साहन और चौथा हो जाता है अभिप्रेरक। चौथा हो जाता है प्रेरक। आवश्यकता जन्म देती है, तो आवश्यकता जन्म देती है अंतर्नोद को। मैस्लो ने अभिप्रेरणा को कितने भागों में वर्गीकृत किया है? तो ये क्या है 2 भागों में। मैस्लो के अनुसार 2 अभिप्रेरणा कौन है? तो ये 2 प्रेरणा हो जाती है जन्मजात अभिप्रेरणा और दूसरी हो जाती है अर्जित अभिप्रेरणा। थॉमसन द्वारा अभिप्रेरणा को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो ये वर्गीकृत किया गया है 2 भागों में, स्वाभाविक अभिप्रेरणा और दूसरी हो जाती है कृत्रिम अभिप्रेरणा। ग्रेट ने अभिप्रेरणा के कितने प्रकार बताए हैं? तो इसके प्रकार बताए हैं 3।
ग्रेट के अनुसार अभिप्रेरणा के कौन कौन से हैं? तो ये हो जाते हैं जीविक अभिप्रेरणा, दूसरी हो जाती है मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा, तीसरी हो जाती है सामाजिक अभिप्रेरणा। सामान्य रूप से अभिप्रेरणा कितने प्रकार का है? तो सामान्य रूप से अभिप्रेरणा हो जाती है 6 प्रकार की। जन्मजात प्रेरक क्या है? तो जन्मजात प्रेरक हो जाते हैं भूख, प्यास, काम, निद्रा और विश्राम। रुचि, आदत, सामुदायिकता किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये अंतर्गत आती हैं अर्जित प्रेरक के। मनोवैज्ञानिक प्रेरक है तो ये हो जाते हैं क्रोध, भय, प्रेम, दुख, आनंद इत्यादि। स्वाभाविक प्रेरक है तो स्वाभाविक प्रेरक हो जाती है खेल, अनुकरण, सुझाव और प्रतिष्ठा। कृत्रिम प्रेरक है तो कृत्रिम प्रेरक हो जाती है दंड, प्रशंसा, पुरस्कार और सहयोग। ग्रेट के अनुसार सामाजिक प्रेरक कौन कौन से हैं? तो सामाजिक प्रेरक हो जाते हैं आत्म सुरक्षा, आत्म प्रदर्शन और जिज्ञासा इत्यादि। प्राणी में किसकी कमी की आपूर्ति का घोतक है? तो यह हो जाता है आवश्यकता का। आवश्यकता को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? बांटा जाता है तो यह बांटा जाता है 2 वर्गों में। आवश्यकता के 2 वर्ग कौन है? तो आवश्यकता के 2 वर्ग हो जाते हैं शारीरिक अथवा जीविक आवश्यकता और दूसरा हो जाता है मनोसामाजिक आवश्यकता। आवश्यकता प्राणी के अंदर तनाव पैदा करता है। यह तनाव जिस रूप में अनुभव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अंतर्नोद। उद्दीपन को और क्या कहते हैं? तो उद्दीपन को कहते हैं प्रोत्साहन। वातावरण से प्राप्त होने वाली वस्तु जो प्राणी की आवश्यकता की पूर्ति कर अंतर्नोद को शांत करती है क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है प्रोत्साहन। प्रेरक के अंतर्गत आते हैं तो प्रेरक के अंतर्गत आते हैं प्रोत्साहन, तनाव, उद्दीपन और यह हो जाता है उद्दीपन और आवश्यकता। शिक्षार्थियों में अभिप्रेरणा बढ़ाने की विधियां कितनी हैं? तो ये विधियां हो जाती हैं 10। कक्षा में वातावरण कैसा होना चाहिए? कक्षा में वातावरण होना चाहिए पर्याप्त प्रकाश, शांत वातावरण, शुद्ध हवा, शिक्षार्थी के बीच प्रेमपूर्ण संबंध। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का है तो यह हो जाता है बोध से। अभिप्रेरणा के लिए अक्सर शब्द प्रयोग किया जाता है तो ये प्रयोग किया जाता है आवश्यकता। कौशल सीखने की पहली अवस्था है तो कौशल सीखने की पहली अवस्था हो जाती है अनुकरण। दूसरे व्यक्ति के व्यवहार की नकल है तो ये नकल हो जाती है अनुकरण। छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला है तो छात्रों में रुचि उत्पन्न करने की कला हो जाती है प्रेरणा। मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य को क्या माना है? तो मनुष्य को माना है यंत्र। अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये क्या था? फ्रेडरिक हर्बग ने। अभिप्रेरणा में उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत है तो यह हो जाता है स्कैनर। स्कैनर ने उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का संबंध है तो यह संबंध हो जाता है अभिप्रेरणा से। अभिप्रेरणा की शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दिशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। यह परिभाषा है तो ये परिभाषा हो जाती है मैकडूगल की। अभिप्रेरणा एक कोई भी विशेष आंतरिक कारक अथवा दशा है जो क्रिया को आरंभ करने अथवा बनाए रखने को प्रवर्तित होती है। यह परिभाषा है तो यह परिभाषा हो जाती है गिलफोर्ड की। साइमोंड ने प्रोन्नतक को कितने वर्गों में बांटा है? तो यह बांटा है 5 वर्गों में। उत्सुकता, प्रेम, सुरक्षा, अवधान केंद्रितता, सामूहिकता किस मनोवैज्ञानिक के वर्गीकरण में शामिल है? तो ये शामिल हो जाता है साइमोंड में। सिगमंड
फारियड का सिद्धांत है, तो ये सिद्धांत हो जाता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन में संबंध है, तो ये संबंध हो जाता है घनात्मक का। मनोवैज्ञानिक अर्थ में प्रेरणा का अभिप्राय है, तो यह अभिप्राय हो जाता है आंतरिक उत्तेजना का। प्रेरणा का शताब्दिक अर्थ है, तो प्रेरणा का शताब्दिक अर्थ हो जाता है किसी कार्य को करने का बोध। अभिप्रेरणा अधिगम का है, तो अभिप्रेरणा अधिगम हो जाता है सहायक अंग। अभिप्रेरणा के लिए अक्षर प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो ये शब्द हो जाता है आवश्यकता। कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है, तो ये नहीं है संवेद सफलता, ये नहीं है सदैव सफलता। मैसालों के अभिप्रेरणा के सिद्धांत में पांचवा स्तर है, तो पांचवा स्तर हो जाता है आत्म अनुभूति का। शारीरिक आवश्यकता मैसालों के अभिप्रेरणा सिद्धांत में कौन सा स्तर है, तो ये स्तर हो जाता है प्रथम। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।